शारदा सानवी आज अपने YouTube चैनल पर आप लोगों के लिए कराई हूँ प्रश्न बैंक के अंतर्गत ही कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य के जो अनसिन पैसेज आते हैं और उनमें से जो 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 नंबर मतलब क्वेश्चन सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, जिसमें एक होगा आपके पास में गद्यांश का शीर्षक भी पूछा जा सकता है और उस गद्यांश से संबंधित कोई क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। उन पैसेज के बारे में जो है गद्यांश के बारे में आज हमारा वीडियो होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो बच्चों आपको समय समय पर मिल सकें और आपकी परीक्षा की तैयारी में आपकी मदद कर सकें। तो हम प्रारंभ करते हैं बच्चों। जो पहला है हमारे पास में गद्यांश। देखिए, गद्यांश पूरा पढ़ना संभव नहीं हो पाएगा, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। जो आपके पास में है, देखिए, एक गद्यांश है। हम मनुष्य का कुछ ना कुछ बनने का स्वप्न होता है। हम अपने स्वप्न को साकार रूप प्रदान करने के लिए उसे अपना आधार और लक्ष्य भी बना लेते हैं। ये पूरा है आपके पास में मनुष्य का लक्ष्य से संबंधित जो है उसके बारे में आपको गद्यांश दे रखा है। देखिए, जो सबसे पहले आपको करना होता है गद्यांश, चाहे हिंदी और इंग्लिश में करने के लिए, जो आप कंप्रिहेंशन जो आते हैं आपके पास में, उसके अंदर आप सबसे पहले गद्यांश को ना पढ़ करके सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ा करें। तो अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ते ही जब आपने तीनों चारों क्वेश्चन या जितने भी क्वेश्चन हैं आपके पास में, इंग्लिश में जैसे 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 के 10 क्वेश्चन आपने पढ़ लिए, उनके ऑप्शंस भी पढ़ लिए। उसके बाद में आप क्या करेंगे, जब आपने गद्यांश या पैसेज को पढ़ना शुरू किया तो जो आंसर आपको समझ में आया हुआ होगा, क्वेश्चन समझ में आया हुआ होगा, तो क्वेश्चन से संबंधित आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। तो आपको बाद में पढ़ना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो देखिए, हम भी पहले इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मनुष्य को किस मार्ग पर चलना चाहिए? दूसरा क्वेश्चन है, मनुष्य का आधार व लक्ष्य क्या होता है? मनुष्य का लक्ष्य क्या क्या बनने का होता है? और प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है। शीर्षक लिखने में बच्चों जो सबसे पहले बात ध्यान रखने की होती है वो पूरे पैसेज से संबंधित होती है, पूरे गद्यांश से संबंधित होती है। जो गद्यांश होगा आपका वो मूल रूप से किसके ऊपर आधारित है, और जो शीर्षक होना चाहिए वो बिल्कुल सटीक होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, सरल भी होना चाहिए, भाषा में समझ में आना चाहिए, उसमें कोई क्लिष्टता नहीं होनी चाहिए, ऐसा शीर्षक होना चाहिए। तो अब देखिए, जो आपके पास में सबसे पहला क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, इस पैसेज से संबंधित, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मनुष्य को किस मार्ग पर चलना चाहिए। हालांकि मैंने जब ये करवा रही हूँ उससे पहले मैंने ये पैसेज पढ़ा भी है, क्वेश्चन भी पढ़ा है। तो इसके अंदर आंसर है बच्चों, सबसे पहले लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मनुष्य को शिक्षा के मार्ग पर चलना चाहिए। क्योंकि ये जो पूरा का पूरा पैसेज है, ये लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो एकमात्र जो साधन बताया गया है, जो माध्यम बताया गया है, वो केवल मात्र शिक्षा बताया गया है। यहाँ पर है, ये देखिए, शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग है। तो यहाँ पर आपके पास में लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शिक्षा के मार्ग पर चलना चाहिए। मनुष्य का आधार व लक्ष्य क्या होता है? मनुष्य का आधार व लक्ष्य क्या होता है, ये देखिए। सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना है, उसके बाद में आपको पैराग्राफ पढ़ना है। नहीं समझ में आए तो 2 बार पढ़ना है, तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, मनुष्य का आधार व लक्ष्य क्या होता है। देखिए, पहली ही पंक्ति में है, हम मनुष्य का कुछ ना कुछ बनने का स्वप्न होता है। हम अपने स्वप्न को साकार रूप प्रदान करने के लिए उसे अपना आधार व लक्ष्य बना लेते हैं। तो मनुष्य का आधार व लक्ष्य क्या होता है? मनुष्य किसे पूरा करने के लिए अपने जीवन को आधार या लक्ष्य बनाता है? तो अपने स्वप्न को। तो यहाँ पर ये आंसर आएगा बच्चों, मनुष्य का आधार व लक्ष्य उसका जीवन का स्वप्न होता है जिसे वह पूरा करने के लिए अपना आधार और लक्ष्य निर्धारित करता है। तो यहाँ पर आना है आपके पास में, मनुष्य का आधार व लक्ष्य उसका स्वप्न होता है जिसे वह प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में कुछ आधार और लक्ष्य निर्धारित करता है। मनुष्य का लक्ष्य क्या क्या बनने का होता है? तो यहाँ पर देखिए, इस पंक्ति में, हम चिकित्सक, इंजीनियर, राजनेता, अभिनेता, सरकारी कर्मचारी, अध्यापक, कुछ भी बनने की सोच सकते हैं। तो मनुष्य का लक्ष्य कुछ भी बनने का हो सकता है। हम यहाँ पे लिखेंगे, मनुष्य का लक्ष्य चिकित्सक, इंजीनियर, राजनेता, अभिनेता, सरकारी कर्मचारी, अध्यापक, जीवन में कुछ भी बनने का हो सकता है। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। आपने जब ये गद्यांश पढ़ेंगे तो इसके अंदर आपको समझ में आएगा कि जो है इसका
उचित शीर्षक होना चाहिए लक्ष्य प्राप्ति का साधन शिक्षा, क्योंकि लक्ष्य है और उसको प्राप्ति का साधन भी बता रखा है कि शिक्षा के मार्ग पर चल करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में आएगा, जो आप शीर्षक लिखेंगे उसके अंदर पूरा पैराग्राफ स्पष्ट हो जाएगा कि लक्ष्य प्राप्ति का साधन शिक्षा। तो इस तरीके से आपके पास में जो पैसेज आएंगे, आपको जो गद्यांश आएंगे, आपको उनका निराकरण करना है, यानी कि उनके क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स देने हैं। दूसरे पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे, देखिए बच्चों, प्राचीन काल में भारतीय नारी का स्वरूप समादरणीय रहा है। यहाँ नारी की प्रतिष्ठा अर्धांगिनी के रूप में की गई है। यहाँ पहले नारी को लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा का रूप माना जाता था। जिस प्रकार लक्ष्मी धन की, सरस्वती विद्या की और दुर्गा शक्ति की अधिष्ठात्री देवी है, उसी प्रकार नारी को तीनों लोकों के देवित्व रूप से मंडित माना जाता था। तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये पूरा का पूरा नारी के ऊपर ही आधारित है। अब हम आते हैं इसके सबसे पहले क्वेश्चन आंसर के ऊपर। देखिए क्वेश्चन आंसर है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, आंसर तो हमें ढूंढने हैं इसके अंदर से। तो क्वेश्चन है बच्चों क्या है, प्राचीन काल में नारी का रूप कैसा रूप प्रचलित था। प्राचीन काल में नारी का कैसा रूप प्रचलित था। तीसरा क्वेश्चन है, परवर्ती काल में नारी का जीवन कैसा था। चौथा क्वेश्चन है, वर्तमान में नारी उत्पीड़न के विरुद्ध किस प्रकार जागृत हुई। पांचवा क्वेश्चन है, राष्ट्र उत्थान में किसकी सहभागिता से वृद्धि की जा सकती है। तो आपके पास में 4 क्वेश्चन है बच्चों, एक नंबर के क्वेश्चन है, चारों के चारों आपके पास में पैराग्राफ दे रखा है, गद्यांश दे रखा है, इसी में से आपको आंसर निकालना है। बहुत आसान होता है बच्चों, थोड़ा सा समझने की चेष्टा करनी चाहिए बस। देखिए आपके पास में प्राचीन काल में नारी का कैसा रूप प्रचलित था। हम आते हैं ऊपर पुनः, देखिए पहली पंक्ति है, प्राचीन काल में भारतीय नारी का रूप समादरणीय रहा है। यहाँ से आप इसका उत्तर लिखना शुरू करेंगे। यहाँ नारी की प्रतिष्ठा अर्धांगिनी के रूप में की गई है। आपने इतना लिख दिया, इतना ही पर्याप्त है। आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ तक लिख दिया। देवित्व रूप से मंडित माना जाता था, यहाँ तक लिख सकते हैं आप पूरा का पूरा। लेकिन अगर आपको छोटा लिखना है, शॉर्ट लिखना है, एक ही नंबर का क्वेश्चन है, तो इतना पर्याप्त है। प्राचीन काल में भारतीय नारी का स्वरूप समादरणीय रहा है। यह नारी की प्रतिष्ठा अर्धांगिनी के रूप में की गई है। दूसरा प्रश्न देखिए आपके पास में, परवर्ती काल में नारी का जीवन कैसा था। इसका भी उत्तर देखिए आगे ही दे रखा है। परवर्ती काल में नारी का गौरव कम होने लगा तथा नारी भोग विलास की वस्तु माना गया। नारी को भोग विलास की वस्तु माना जाने लगा। बस इतना ही पर्याप्त है आपके पास में। परवर्ती काल में नारी का गौरव धीरे धीरे कम होने लगा तथा नारी को भोग विलास की वस्तु माना जाने लगा। अब आता है आपके पास में तीसरा, वर्तमान में नारी उत्पीड़न के विरुद्ध किस प्रकार जागृत हुई। तो इसके अंदर देखिए यहीं पर ही है, ऊपर देखिए मैंने लाइन को अंडरलाइन कर रखा है। वर्तमान काल में ज्ञान, विज्ञान और स्त्री शिक्षा का प्रसार होने से नारी चेतना शोषण, उत्पीड़न के विरुद्ध जागृत हो गई है। ये आपके पास में चौथे क्वेश्चन का आंसर आ गया। राष्ट्र उत्थान में किसकी सहभागिता से वृद्धि की जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए अंतिम पंक्ति है, देखिए बच्चों, जो है नारी जीवन को समुन्नत बना करके, यानी कि नारी जीवन का समुन्नत यानी कि उसकी उन्नति करके, उसका उत्थान करके, उसे आगे बढ़ा करके राष्ट्र के उत्थान में उसकी सहभागिता में वृद्धि की जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए वृद्धि की जा रही है, ये नहीं लिखना आपको प्रश्न से ही उठाना है। राष्ट्र उत्थान में किसकी सहभागिता से वृद्धि की जा सकती है, तो आपको लिखना है नारी जीवन को समुन्नत बनाकर राष्ट्र के उत्थान में उसकी सहभागिता से वृद्धि की जा सकती है। तो यह होता है आपके पास में। देखिए मैं आपको बता रही हूँ गद्यांश से संबंधित प्रश्नोत्तर को किस तरीके से हल करना है, किस तरीके से समझना है, उनके आंसर्स। अब हम करेंगे तीसरा गद्यांश। देखिए बच्चों, अपठित गद्यांश में उत्तर सीमा भी दे रखी है। उत्तर सीमा केवल 10 शब्द, ठीक है ना। तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर है 10 सीमा से 10 शब्द है, 10 शब्दों की सीमा है। तो इससे बड़ा हो सकता है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं कि आप जस्ट डबल दुगना तिगुना कर दो, 20 शब्द ले जाओ, 30 शब्द ले जाओ। संक्षिप्त में ही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। देखिए आपके पास में अगला गद्यांश है। भारत में नवजागरण की शंख ध्वनि करने वालों में अग्रणी महापुरुष स्वामी विवेकानंद का व्यक्तित्व अति सुंदर एवं भव्य था। उनका शरीर सबल, सुदृढ़ एवं सतेज था। दृष्टि में बिजली का असर था और मुख पर आत्मतेज का आलोक। कठोर शब्द शायद उनकी वाणी से कभी निकला ही नहीं।
विश्वविख्यात एवं विश्वबंद होते हुए भी उनका स्वभाव अति सरल और अति विनम्र था। तो हमें एक नज़र डालते ही, दृष्टिपात करते ही आपको पहले पता चल जाना चाहिए कि पूरा का पूरा जो आपके पास में पैराग्राफ आया है वो विवेकानंद से संबंधित है। उनका व्यक्तित्व बता रखा है, उनके विचार बता रखे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनके क्या बता रखे होंगे, विचार बता रखे होंगे। तो अब हमें सीधा चलना है किसके ऊपर बच्चों, अब हम चलेंगे सीधा किसके ऊपर, प्रश्न उत्तर के ऊपर। हम प्रश्न उत्तर के ऊपर देखिए, स्वामी विवेकानंद का व्यक्तित्व कैसा था बताइए। स्वामी विवेकानंद किन भाषाओं के ज्ञाता थे। स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण में क्या कहा था। स्वामी विवेकानंद का भारतीय नारी के प्रति क्या भाव थे। तो ये तीनों ही 4 क्वेश्चन है आपके पास में। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है देखिए, स्वामी विवेकानंद का व्यक्तित्व कैसा था। आप बड़ा भी लिख सकते हैं, छोटा भी लिख सकते हैं इसको। देखिए, महापुरुष स्वामी विवेकानंद का व्यक्तित्व अति सुंदर एवं भव्य था। अगर 10 उत्तर 10 शब्द में लिखना है, केवल इतना मात्र लिख दीजिए। थोड़ा सा बड़ा करना चाहो तो उनका शरीर सबल, सुदृढ़ एवं सतेज था। मेरी नज़र में, मेरी दृष्टि में केवल इतना ही पर्याप्त है आपके लिए उत्तर, क्योंकि केवल मात्र 1 नंबर का ही है। अब आगे जो है आपके पास में प्रश्न है कि वे स्वामी विवेकानंद किन भाषाओं के ज्ञाता थे। तो इसका उत्तर भी देखिए आपके पास में यहाँ पर मिलेगा। संस्कृत, साहित्य और भारतीय दर्शन के उद्भट विद्वान थे तथा जर्मन, ग्रीक, फ्रेंच आदि विभिन्न भाषाओं पर उनका अधिकार था। तो स्वामी विवेकानंद संस्कृत, जर्मन, ग्रीक, फ्रेंच आदि विभिन्न भाषाओं के ज्ञाता थे या जानकार थे। आपको प्रश्न से संबंधित करके उसका आंसर लिखना है। स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण में क्या कहा था। अब ये देखिए, ये लास्ट है आपके पास में। लास्ट क्या मतलब, ये आपके पास में है क्वेश्चन 2nd पैराग्राफ में। उन्होंने एक भाषण में कहा था कि प्यारे देशवासियों, पुनीत आर्यव्रत में बसने वाले, क्या तुम अपनी इस तिरस्करणीय भीरुता से वह अधीनता प्राप्त कर सकोगे जो केवल वीर पुरुषों का अधिकार है। हे भारत निवासी भाइयों, अच्छी तरह याद रखो कि सीता, सावित्री और दमयंती तुम्हारी जाति की देवियां हैं। हे वीर पुरुषों, मर्द बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ, भारत का रहने वाला हूँ। हर एक भारतवासी, चाहे वह कोई भी हो, मेरा भाई है। अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, ऊंची जाति का भारतीय, नीची जाति का भारतीय, सब मेरे भाई बहन हैं। भारत मेरा जीवन, मेरा प्राण है। अब इसका उत्तर आपने इतना बड़ा लिख दिया, लिखना भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा यही पूछा उसने कि स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण में क्या कहा था। तो पूरा का पूरा जो वक्तव्य है हम उसको एज इट इज लिखेंगे। तो इसलिए आप पूरा का पूरा लिखेंगे, एग्जामिनर इसको गलत नहीं करेगा। स्वामी विवेकानंद का भारतीय नारी के प्रति क्या भाव थे। यहाँ पर देखिए, स्वामी विवेकानंद का भारतीय नारी के प्रति क्या भाव थे। अगर आप पूरा पैराग्राफ भी पढ़ेंगे तब भी आपको इसका बिल्कुल स्पष्ट आंसर देख करने को नहीं मिलेगा। आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको इसका पूरा स्पष्ट आंसर नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये देखिए जो आपके पास में पंक्ति है, अच्छी तरह याद रखो कि सीता, सावित्री और दमयंती तुम्हारी जाति की देवियां हैं। तो यहाँ पर है, इन्होंने यहीं पर ही केवल स्त्री के प्रति इनकी केवल एक ही पंक्ति आई है। तो यहाँ पर जो आया है, उन्होंने स्त्री जाति को देवी कहा है। इसलिए आप यहाँ पर इसका आंसर क्या लिखेंगे बच्चों, स्वामी विवेकानंद का भारतीय नारी के प्रति, स्वामी विवेकानंद भारतीय नारी को देवी के समान मानते थे या देवी के समतुल्य मानते थे। आपने इसका आंसर इतना सा लिखना है और ये आपका पर्याप्त आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके मैंने अभी तक कराए हैं 3 गद्यांश। आगे एक और करते हैं हम। देखिए जो अगला गद्यांश है वो देखिए बच्चों, साहित्य का आधार जीवन है, इसी नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है। उसकी अटारियां, मीनार और गुंबद बनते हैं, लेकिन बुनियादी मिट्टी के नीचे दबी पड़ी है। उसे देखने का भी जी नहीं चाहेगा। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए सुबोध है, सुगम है और मर्यादाओं से परिचित है। जीवन परमात्मा को अपने कामों का जवाबदेह है या नहीं, हमें मालूम नहीं, लेकिन साहित्य तो मनुष्य के सामने जवाबदेह है। तो हम पढ़ रहे हैं साहित्य के बारे में। साहित्य रामचंद्र शुक्ल का एक बहुत जो चिर परिचित एक कथन है कि साहित्य समाज का प्रतिबिंब होता है। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा जो है आपके पास में गद्यांश है, पूरा साहित्य पर आधारित है। इसके प्रश्न देखिए आप। पहले, साहित्य की दीवार किस पर खड़ी है। तो इसके लिए आपको पहली पंक्ति में आना है। साहित्य का आधार जीवन है, इसी नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है। तो साहित्य की दीवार किस पर खड़ी है। साहित्य की दीवार जीवन पर खड़ी है। किस पर खड़ी है, जीवन की नींव पर खड़ी है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। यहाँ पर देखिए, जीवन का उद्देश्य ही आनंद की ही खोज में लगा रहता है।
तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य आनंद की खोज करना है या आनंद प्राप्त करना है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? मनुष्य जीवन का उद्देश्य आनंद की खोज करना है। साहित्य और जीवन में रचना क्यों की जाती है? अब देखिए, साहित्य और जीवन में रचना क्यों की जाती है, इसका उत्तर कहीं पे भी एज इट इज नहीं मिलना है जो आप समझो कि बिल्कुल ऐसा कैसा मिल गया, नहीं। साहित्य और जीवन में रचना क्यों की जाती है, देखिए इसका उत्तर यहाँ से होगा। साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचा है, इससे पवित्र है, उसका आधार सुंदर और सत्य से मिलता है, उसी आनंद को दर्शाना, यही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। यहाँ पर आपको लग रहा है कि साहित्य का उद्देश्य है, लेकिन साहित्य और जीवन में रचना क्यों की जाती है? आनंद की प्राप्ति के लिए, क्योंकि साहित्य पवित्र होता है, इसका आधार सुंदर और सत्य से मिलता है, इसलिए साहित्य और जीवन में रचना की जाती है। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इस जो है गद्यांश का उचित शीर्षक यह है, साहित्य का उद्देश्य भी हो सकता है, साहित्य का आनंद भी हो सकता है, साहित्य और जीवन भी हो सकता है। आप कुछ भी लिखेंगे इन तीनों में से, कहीं कुछ गलत नहीं होगा। अब जो है आपके पास में एक लास्ट पैराग्राफ बचा है, अंतिम गद्यांश बचा है, उसको करते हैं हम। देखिए अंतिम जो आपके पास में है गद्यांश, इसका ये है, देखिए मैं पढ़ना थोड़ा प्रारंभ करती हूँ। कर्तव्य पालन और सत्यता में बड़ा घनिष्ठ संबंध है। जो मनुष्य अपना कर्तव्य पालन करता है वह अपने कामों और वचनों में सत्यता का बर्ताव भी रखता है। वह ठीक समय पर उचित रीति से अच्छे कामों को करता है। सत्यता ही एक ऐसी वस्तु है जिससे संसार में मनुष्य अपने कार्यों में सफलता पा सकता है। इसलिए हम लोगों को अपने कार्यों में सत्यता को सबसे ऊंचा स्थान देना उचित है। तो आपको ये पंक्तियां पढ़ते समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो पैराग्राफ है, जो गद्यांश है, किस पर आधारित है। जो है आपके पास में गद्यांश, वो है कर्तव्य पालन और सत्यता पर आधारित गद्यांश है। तो अब हमें इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। हम सबसे पहले, कौन से मनुष्य कर्तव्य पालन व सत्यता का पालन करते हैं? तो यहाँ पर इसका आंसर बिल्कुल सही नहीं आएगा ही नहीं, आपको कहीं नहीं मिलेगा ये कि कौन से मनुष्य कर्तव्य पालन व सत्यता का पालन करते हैं। आपने पहले पाठ पढ़ा, ये मतलब गद्यांश पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि जो मनुष्य सत्यता का पालन करते हैं, जो मनुष्य सदाचरण करते हैं, वही मनुष्य क्या करते हैं? सत्यता का पालन करते हैं। तो आपको ये लिखना है, सदाचरण करने वाले व्यक्ति या सत्यता का पालन करने वाले व्यक्ति या नैतिक आचरण करने वाले व्यक्ति सत्यता का पालन करते हैं। आपने ये आंसर लिखा, बिल्कुल सही आंसर है। झूठ की उत्पत्ति किन दुर्गुणों से होती है? इसका उत्तर देखिए यहाँ पर मैंने लगा रखा है 3 नंबर क्वेश्चन पर। झूठ की उत्पत्ति पाप, कुटिलता और कायरता के कारण होती है। यहाँ पर देखिए, झूठ बोलना किन किन रूपों में दिखाई देता है? झूठ बोलना और कई रूपों में दिखाई पड़ता है। झूठ बोलना, आप ये इसका आंसर लिखेंगे, झूठ बोलना किन किन रूपों में दिखाई देता है? तो यहाँ पर लिखेंगे आप, झूठ बोलना निम्न रूपों में दिखाई देता है, जैसे चुप रहना, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, किसी बात को छिपाना, भेद बतलाना, झूठ मूठ दूसरों के साथ हाँ में हाँ मिलाना, प्रतिज्ञा करके उसे पूरा न करना और सत्य को न बोलना इत्यादि। तो ये आपको पूरा लिखना है यहाँ पर। ये हो जाएगा आपके पास में चौथे क्वेश्चन का आंसर। प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश है कर्तव्य पालन और सत्यता के ऊपर। तो आपने यहाँ पर लिखा है, अगर आप लिखते हैं कर्तव्य पालन और सत्यता, तो ये बिल्कुल आपका सटीक रहेगा इसका शीर्षक। तो बच्चों, मैंने आपको आज अपने इस वीडियो में करवाए हैं अपठित गद्यांश के आंसर्स किस तरीके से निकालने हैं, किस तरीके से उसका शीर्षक देना है। ये आने वाली वीडियो में आपको इनके क्वेश्चन आंसर्स भी करवाऊंगी, छोटे वाले जो हैं 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आंसर भी, क्योंकि मैंने देखा है प्रश्न बैंक में बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको एज इट इज आपकी ना गाइड में मिलेंगे ना बुक में मिलेंगे। तो उन क्वेश्चंस को करने का करवाने का प्रयास है मेरा कि मैं उन क्वेश्चंस को आपको करवाऊं, चाहे हिंदी अनिवार्य हो चाहे हिंदी साहित्य हो। आने वाले मेरे वीडियो जो होंगे आपको 30 नंबर के 30 शब्दों की जो सीमा है, 30 शब्द की सीमा वाले, शब्दों वाली सीमा वाले वो क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर्स मैं आपको करवाऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको समय समय पर मिल सकें। और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको हर बात समझ में आए। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।